ताल आज़म हम हाजिर हैं खबर खास में आज फिर एक बहुत ही ख़ास मौजू के साथ। दरअसल ये एक बहुत ही ख़ास मौजू इसलिए है कि ये ख़ास इबादत से जुड़ा है। हज इस्लाम के फ़राइज़ में शामिल है। साहब इस्तेदाद मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। अमीर मुसलमान तो हज का फरीज़ा आसानी से अदा करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो सफ़र हज के लिए अपनी कमाई से एक एक पाई जमा करके हज के लिए रवाना होते हैं। चूँकि इनमें कुछ मुसलमानों की रहनुमाई सही अंदाज में नहीं की जाती, इसलिए ये लोग मरकज़ी हज कमेटी के बजाय निजी टूर ऑपरेटरों के चंगुल में फंस जाते हैं। मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में ऐसे धोखाधड़ी के मामले पेश आ रहे हैं। कर्नाटक में निजी हज और उम्रा ऑपरेटर की धोखाधड़ी का एक मामला हाल ही में मंजर-ए-आम पर आया है। दावणगेरे, हावेरी और रानीनूज शहरों के 81 आज़मीन उम्रा को टूर एजेंट ने मदीना मुनव्वरा में धोखा दिया। इस एजेंट ने वापसी के फ्लाइट टिकट ही नहीं बनाए, जिसकी वजह से तमाम अफराद मदीना मुनव्वरा में ही फंसे हुए थे। बेंगलुरु की समाजी तंजीम माँ फाउंडेशन की मुदाखलत और मदद के बाद ये तमाम अफराद अपने वतन लौट पाए। तो ऐसे कई मामले कई बड़े शहरों में खास तौर से उजागर हो रहे हैं, जिसमें हज टूर ऑपरेटर्स जो ज़्यादातर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं इनके ज़रिए ऐसा नहीं है कि तमाम टूर ऑपरेटर्स, लेकिन जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनके ज़रिए से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उम्रा के नाम पर लोग जा रहे हैं, उन्हें ऑफ़र दिया जाता है कि हम आपको कम से कम पैसे में उम्रा करा देंगे, आपको जाना आना वहाँ ठहरना, लेकिन ये कम जो ऑफ़र जो होता है कम पैसों का, उसके तहत कई ऐसे आज़मीन हैं जो बहुत ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं रखते हैं। वो कई बार इनके जो नापाक मंसूबे होते हैं उनका शिकार भी हो जाते हैं। तो इसी ख़ास मौजू पर आज हम ख़ास तौर से बातचीत करेंगे। तो हम आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने कुछ लोगों से बात की है कि किस तरह वो इस तरह के जो ऐसे टूर ऑपरेटर्स हैं उनके चंगुल में फंस गए, उनके साथ क्या मुश्किलात पेश आई। पहले हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर इस तरह का मामला होता क्या है और किस तरह से ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। हज का सीज़न शुरू हो चुका है और फ़्लाइटें जो है वो सरज़मीन मुक़द्दस पे रवाना होना शुरू हो चुकी है। इसी दरमियान एक स्कैम सामने आया है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने जो है वो हाजियों की रुकुमात को लेकर जो है वो फ़रार हो गया है। मुंबई का अल्फ़ा टूर एंड ट्रैवल्स का ये एजेंट, जिसने जो है वो अभी तक जो मालूम पड़ पाया है कि 70 आज़मीन हज का पासपोर्ट वीज़ा लेके फ़रार हो गया है। इन्होंने अपनी रकम अदा कर दी थी और ऐन वक्त पे जब ये हज पे जाने वाले थे उससे पहले इन्हें मालूम पड़ा कि ऑफ़िस बंद है, ताला लगा हुआ है और इनके पैसे जो है वो डूब चुके हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपके साथ क्या हुआ? मैं चांद इनाम दर हूँ, कर्नाटक से हम आए हैं इधर। हमारे कुल 50 लोग का ग्रुप है। हम 50 लोग के पैसे और पासपोर्ट उनके पास दिए थे। लास्ट टाइम 9 तारीख को उनके हमारे बातचीत हो गई, तो अभी तुम्हारा वीज़ा का काम चालू है, तो 25 से 2 तारीख तक आपका काम हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। और 10 तारीख को जब हमने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ रखा। जब तहकीकात करे तो हमें वो पता चला कि वो अपना ऑफिस बंद करके पासपोर्ट और पैसे लेके फरार हो चुका है। तो आपने कुछ कहीं पर शिकायत की इस पूरे मामले की? शिकायत की है। अभी साहब देसाई साहब जो है उनसे मिले हम, वो बोले हमें वो उनका ऑफिस है तो डीपी मार्केट में जो पुलिस स्टेशन है उनके एरिया में आता है, उधर जाके शिकायत करो, ऐसे बोले हैं। अच्छा, तो आप कर्नाटक के कितने लोग हैं टोटल अब जिनके साथ ये हुआ है? अभी हमारे ग्रुप में से 50 लोग हैं, बाकी निपानी से चिकुड़ से इधर से मिला कुल मिला के 100-200 लोग हो चुके हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है और आपकी शिकायत क्या है? मेरा नाम अब्दुल जब्बार कसाई है और महाराष्ट्र से हमने आज भी रहता है। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से, जिला सांगली। तो फिर वो हज के लिए पैसे भरे थे 1 साल पहले, तो उन्होंने बताया था, तो वो हिसाब से अभी चौकसी की है तो वो नहीं है इधर, ऑफिस भी उनका सील है। जहाँ 1,80,000 रुपये भरा था और पैसा आपको और देना था उसको कि आपने 1,80,000? जैसा वो 1 साल के पहले 1,80,000 लिया था और अभी नज़दीकी 2 महीने के पीछे भरा 3 लाख रुपए लिया था वो। लेकिन वो 4 साल के पीछे अच्छी सर्विस दिया था हमें, जो सीट गए साल भी थोड़े लेके गया था, उम्र के भी अच्छी सर्विस दिया था। लेकिन ये साल वो ऐसा क्यों, हमको भी कुछ गारंटी लग रही नहीं, लेकिन यहाँ आके देखने के बाद हमें सच पड़ रहा है कि वो भाग गया है। हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं और इन्होंने जो है वो
मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जो है वो शिकायत दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर ये लोग खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ये लोग वक्त पर हज पर जा सकते हैं कि नहीं, या कम से कम इनके पासपोर्ट, वीज़ा और रकम वापस मिल सकती है कि नहीं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। तो सवाल इस बात को लेकर है कि इस मुक़द्दस सफ़र को लेकर लोग बहुत जाहिर सी बात है कि पुरखलूस होते हैं। आमतौर से जो आज़मीन होते हैं उनके दिल में सिर्फ एक जज्बा होता है कि किसी तरह से वो खाने काबा पहुंच जाए, उसका दीदार करें, और अगर वो उम्रे के लिए जा रहे हैं तो उम्रा के अरकान पूरे करें, हज के लिए जा रहे हैं तो हज के अरकान पूरे करें। और चूंकि जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि जो साबे सरवत लोग हैं उनके लिए शायद उतनी बड़ी ये परेशानी की बात ना हो, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए होते हैं उन्हें लगता है कि अगर कहीं से कोई गुंजाइश मिलती है, पैसे कुछ कम लग पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी कोशिश का और इसी सोच का फ़ायदा उठाते हैं कुछ ऐसे टूर ऑपरेटर्स जो इन्हें गुमराह कर देते हैं और कई बार इनके पैसे वगैरह भी फंस जाते हैं, मुश्किलात पेश आती है। हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान, और साथ ही मुंबई से एक मुतासरा हैं तनवीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में हमारे साथ मोहिउद्दीन भी जुड़ेंगे जो हमारे नुमाइंदे हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि बेंगलुरु से भी कुछ लोगों को हम सीधे इसमें जोड़ें और उनसे हम जाने बातचीत करें कि पूरा मामला दरअसल ये किस तरह से ये इस चंगुल में फंस जाते हैं। मोहिउद्दीन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये मामला पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है, लेकिन ये इस तरह के मामले कई बार पेश आते हैं और एक तरफ ये बात भी उठती है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है उनको उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो ओपन मार्केट सिस्टम के तहत वो कम से कम पैसों में आज़मीन को हज सफ़र हज करा सके। दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात भी सामने आते हैं जब आज़मीन को के पैसे जो है वो फंस जाते हैं। तो क्या इसकी बिटवीन द लाइन मैसेज क्या निकल रहा है, कितना मोहतात होना चाहिए और क्या उम्मीद की जा सकती है कि इनकी रिकवरी भी हो पाएगी जिनके पैसे फंसे हैं? जी देखिए विशाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पे उठाया है, लेकिन सवाल सबसे बुनियादी ये है कि इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं इनको रोकने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और इसके लिए क्या किया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो है वो इससे पहले खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ताल्लुक से कहा था कि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जो धोखाधड़ी होती है उसको जो है वो काबू पाने के लिए उसके लिए एक सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखा यह गया है कि मुसलसल जो है इस तरह के मामला बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जो है वो तकरीबन 2, 3, 4, 5 मामला आते रहते हैं। हमें देखना ये होगा कि इसकी नौइयत क्या है, ये किस तरह होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जो मामला अभी हमारे सामने आया है, जो तनवीर हमारे साथ है, जो विक्टिम है, इनसे जो है वो 2018 में 1,80,000 रुपये लिया गया, ये कहते हुए कि आपको हम जो है 2019 में जो है वो हज करवाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि 2018 में 1,80,000 रुपये लेते हैं और फिलहाल हज कमेटी से जो हाजी जाते हैं वो जो है वो एक हाजी के लिए अजीजिया कैटेगरी के लिए जो है वो 2,45,000 रुपया अदा कर रहे हैं और जो ग्रीन कैटेगरी है उससे जो है वो 2,80,000 से ज्यादा अदा कर रहे हैं। ये जो है वो 1 लाख रुपये का फर्क प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो 1 लाख रुपया कम कैसे ले सकता है हज कमेटी के मुकाबले में? सवाल ये है। और इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, ये जो पैसा लिया जाता है इसको जो है बिजनेस में लगाया जाता है जी। 1 साल इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है और जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को जोड़ के जो है जो हाजी जो है जो इंतजार कर रहे हैं उसको हज पे भेजा जाता है। अगर इन्हें इस कारोबार में अगर उन्हें जहां ये पैसा लगाते हैं 1 साल के लिए उसमें नुकसान होता है तो ऐसे में जो है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है वो सीधा राह फरार अख्तियार कर लेता है क्योंकि उसको नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख रुपये कम में कीमत में जो है वो इनको लेके जा रहा है। तो ऐसे में वो इतना हर जाना कहां से भरे, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो भाग जाए और वो भाग जाता है। इसी तरह के मामले जो है वो मालेगांव में
भिवंडी में, मुंबई में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आए। ये जो हज का ही मामला नहीं है विशाल, ये उम्रा का भी मामला है और ये ज़ियारत का भी मामला है। इसी तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। ये लोग जो है वो चाहे सूद पे पैसा दे देते हैं या किसी कारोबार के लिए पैसा देते हैं और इस बुनियाद पे पैसा देते हैं कि मतलब अगले साल इन्हें पैसा डबल होके मिलेगा, लेकिन डबल होके पैसा नहीं मिलता है। आज अगर हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बात करें तो एक आदमी के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जो है वो 4.5 से 5 लाख रुपया जो है वो अदा करना पड़ता है हज पे जाने के लिए। इन्होंने 1,80,000 रुपया अदा किया। इतनी कम रकम में जो है वो आप कैसे हज पे जा सकते हैं? बिल्कुल, जबकि हज कमेटी जो है वो 2.25-3 लाख में आपको लेके जा रही है। मैं तनवीर से कुछ सवाल करना चाहूंगा जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। जी तनवीर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने ये इरादा किया कि आप हज पर जाना चाहते हैं तो जाहिर है आपने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की होगी जो पहले हज से होके वापस आ चुके हैं। आपको ये पता चला होगा कि कितने पैसे लगे हैं और उसके मुकाबले जब आपने ये आपको लगा कि ये इतना कम पैसे में 1 लाख 1.5 लाख रुपए कम पैसे में वो आपको हज करा देगा, तो क्या आपके जहन में कोई सवाल नहीं पैदा हुआ कि आखिर ये इतने कम पैसे में हमें क्यों हज करा देगा, कैसे करा पाएगा? क्या आपने इस बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की तनवीर साहब? हाँ जी हाँ, हमने जानकारी इकट्ठा की। जो मतलब जो हज को जो हाजी गए थे उस टूर में से 180 में, हम उससे मुलाकात किए, उनसे पूछा कि भाई ये जो 180 में जो हाजी लोग को ले जा रहा है ये सही है क्या? आप जाके आए, आपको कोई तकलीफ वगैरह वहाँ कुछ हुआ क्या? तो उन लोगों ने बताया कि भाई वो उधर पे कोई तकलीफ नहीं हो गई, हम आराम से जाके आए। मतलब उधर से उनकी तरफ से अपने को यस मिल गया, इसलिए हमने वो 180 वाला हमने ये कर दिया। तो आपने जिनसे पूछा था वो भी 180 में ही हज करके वापस आए थे? विशाल साहब, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जी जी हाँ, बोलिए मोहिद्दीन। जी मोहिद्दीन बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो मामला होते हैं उसमें जो है टूर ऑपरेटर पहले तो मतलब इस तरह के जो मामला होते हैं तो उसमें तो टूर ऑपरेटर जो है वो पहले लोगों का एतमाद हासिल कर लेता है। जी 1 साल 2 साल 3 साल जो है वो हमने देखा, हमने तजुर्बा किया कि टूर ऑपरेटर जो है वो 3-4 साल तक जो है वो कम पैसों में हज करवाता है और उसके बाद 4थे या 5वें साल जो है वो मोटी रकम लेके फरार हो जाता है। और जब पुलिस तक ये बात जाती है, पुलिस तक ये बात पहुंचती है तो पुलिस जो है वो इसको संजीदगी से ना लेते हुए एक FIR करके और इस तरह के फ्रॉड का केस लेके जो है वो मामले को दरगुजर कर देती है। और ऐसे कई मामलात हैं जिसमें जो है वो पैसा वापस ही नहीं आ पाया है। जी अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। अनीसुर रहमान साहब, हैदराबाद से भी कई बार ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं जो जिसमें उम्रे के लिए खास तौर से जब लोग जाते हैं तो अभी हाल में खबर ये आई थी कि और वो जब वापस लौट रहे थे हज के बाद तो कुछ कस्टम वालों उन्होंने पकड़ लिया, कुछ उनके पास ऐसे सामान मिले। तो ये क्या है नेटवर्क, ये जो बड़े शहर हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सब शहरों में क्या कोई नेटवर्क है? कैसे इसे बीट किया जा सकता है? जो हमारे आज़मीन हैं जो एक बहुत ही पाक मकसद और नियत के साथ जाना चाहते हैं, उनके पैसे तो यूं फंस जा रहे हैं। अनीसुर रहमान। विशाल, 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जबकि 32 जो उम्रा के जो ज़ायरीन थे वो ज़ायरीन उनको हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है उनको रोक दिया गया। तो ये वहाँ से पता चला कि 32 का जो ग्रुप था उसमें से 16 जो ज़ायरीन ऐसे थे जिनके पास सोने की जो है वो जो हद से ज्यादा मकदार पाई गई। तो उसके बाद उनको जो है पूछताछ के लिए रोका गया। तो ये वाकया सामने आया है कि जो टूर ऑपरेटर था वो उसने जो ग्रुप बनाया था उसमें से जो 16 अफराद का उसने इंतखाब किया था। ये भी मालूम हुआ है कि उन्हें बगैर किसी रकम के सऊदी अरब को भिजवाया गया था, चूंकि सोने की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट और हिंदुस्तान में जो सोने की कीमत है उसमें काफी बड़ा फर्क आ रहा है। तो जैसे ही ये ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो टूर ऑपरेटर्स इस तरह की जो मोडस ऑपरेंडी जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सोने की कीमत एक बहुत बड़ा आंसर है। तो भेजा जाता है बगैर किसी रकम के और उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो वहां से सोना लाए और दूसरी चीजें लाएं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल्कुल पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़ायरीन को मालूम होता है कि वो
वहां जा रहे हैं और जो उन्हें ये सहूलत दी जा रही है उसके बदले उन्हें वहां से जो है गैर कानूनी तौर पर कुछ ना कुछ सामान लाना होता है। विशाल जी, तो ये भी एक हरबा है क्या? और इस हरबे को मतलब ऑफर के तौर पे सामने रखा जाता है कि आपके लिए ऑफर है, वो ऑफर चाहे बहुत कम किराए का हो, या फिर ये कि अगर आप 6 लोग सामने आएंगे तो 1 का टिकट माफ होगा, या 5 लोग सामने आएंगे तो 1 का टिकट माफ होगा, ऐसा कुछ होता है। बहरहाल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं चांद पाशा, जो सामाजिक कारकुन है। खास तौर से उन्होंने इस मामले को लेकर यानी हज और उम्रा के मामले में जो ऑपरेटर्स की धोखाधड़ी सामने आ रही है इसमें उन्होंने काफी काम किया है। और अफरोज भी हैं जो खुद टूर ऑपरेटर्स के लाइन से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं चांद पाशा आपके पास में आ रहा हूं सवाल लेकर कि आपने जो वर्क किया है इस शोबे में, क्या आपने मालूमात हासिल की हैं और क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से ताकि वो मोहतात हो जाएं? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अभी क्या है, कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ा एक माफिया स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया, मतलब वो 25,000 में भेजने वाला तैयार है, 30,000 में है, तो ये लोग क्या करते हैं, कम में मिल रहा बोल के 20-20, 30-30, 40-40 आदमी जाके ग्रुप दे देते हैं। तो मैं इनको अपील इस मीडिया के थ्रू इसे ऐसा अपील कर रहा हूँ क्योंकि ये सही आदमी से जाके मिले, क्योंकि कोई 25 में भेज रहा, 30 में भेज रहा, ये मत तय कीजिए। जरूर है, अल्लाह तुमको जब बुलाना है तो अल्लाह जरूर बुलाएगा। जब आपके पास पैसा हो, वो 50 से 60 हज़ार जितना भी हो जो हकीकत बनता है उतने में जाकर वो उम्रा करके आए। ऐसा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड आदमी आगे हैं। जी जी, चलिए, ये एक तो ये बात आपने सामने लाई, आपने लोगों को बाखबर किया। अफरोज, आप हमारे साथ ये अपनी जो तजुर्बात है वो शेयर करें कि ये टूर ऑपरेटर्स का काम किस तरह से चलता है, ये क्या करते हैं, क्यों इन्हें इतनी छूट मिली होती है और क्यों ऐसा होता है कि इन्हें डर नहीं होता कि हम पर एक्शन हो सकता है और ये कानूनी पकड़ से बच जाते हैं कई बार? अफरोज जी, एक्चुअली क्या है, एक साल पहले 12 महीने पहले, कभी 14 महीने पहले क्या करते, 22,000, 18,000, 22,000, मतलब 25,000 में ये लोग ले लेते हैं। ये मतलब ये कोई ऑफर नहीं है, ये किसी का कोई ऑफर नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट के अंदर एजेंट लोगों को भी तक कोई छूट नहीं है, 1 रुपए का कंसेशन नहीं है। ये सिर्फ अपनी कमिटमेंट के लिए आदमी लोगों को धोखा देते हैं। ये कहीं फंसे रहते हैं पैसों की वजह से, इसका फायदा हाजियों से उठाते हैं कि आप 1 लाख में 4 आदमी को दे दो, 5 आदमी को हम दे देंगे, आपका कोई ऑफर है। ये सब सरासर झूठ है। ये अपने कमिटमेंट के हिसाब से ये लोग पैसा लेते हैं। 3 ग्रुपों का पैसा लेके 1 ग्रुपों को अच्छी तरह से सर्विस देते ताकि बाकी के लोग भी आ जाए और ज्यादा से ज्यादा इनको रकम दे। और इसका आखिरी रिजल्ट है इसका भागना। जी, इसमें कुछ ये सच्चाई ये है। और हमने बहुत जगह हमने अपील किया है कि आप 30,000, 35,000, 28,000 में मत जाइए। हाँ, जैसा मैं एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मैं 1 साल में 5,000 आदमी को भेजता हूँ। मैं एक वेंडर हूँ, जो छोटे छोटे एजेंट्स लोग मेरे पास आते हैं, 20, 25, 30, 40, 100, और मैं खुद 800, 900 आदमी को लेके जाता हूँ। और हाल ही में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक दावणगेरे का डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में जी, वो मेलेबिन्नूर का खारी तनवीर हुसैन, जो हनीफ इंटरनेशनल बोल के ये आदमी को ठगता था जी। ये सबके पास 1 लाख में 3, 1 लाख में 4। हमें पता नहीं था क्योंकि 120 से 150 एजेंट्स का मैं काम करता हूँ। फिर इसने टर्नओवर भी किया 1 से 2 बार। बोलता हमेशा कि अच्छा होटल चाहिए मुझे, अच्छा सर्विस चाहिए। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से हमने सर्विस दिया। तो इस बार इसने क्या किया, 80 हाजियों का पासपोर्ट दिया, 20 लाख हमें दे दिए जी। तो इसका कोटेशन था 80,000 पर पर्सन, 80,000 का एक आदमी रमजान के बाद का उम्रा। तो इसने लिया था 1 लाख में 4। हमें बिल्कुल इससे पता नहीं था। 3 टर्नओवर के हिसाब से इसने जब काम किया तो हमने इसका काम किए और 44 लाख रुपीस इसने एयरपोर्ट में देने का वादा किया। एकदम प्रॉम्प्ट था क्योंकि लास्ट 4 ट्रांजेक्शन इसके हो गए थे। हमने भी इसको भरोसा कर लिया। एयरपोर्ट में पैसा दे तुम बोल के या हाजियों को लेके निकल गया और बोला एयरपोर्ट में आप देने का वादा था, क्या हुआ? क्या बोले नहीं भाई, पीछे से नेफ्ट आ रहा है, एनएफटी कर रहे हैं आपको। उसका भाई फोन करके बोला भाई एनएफटी कर रहे हैं? हाँ एनएफटी कर रहे हैं। एनएफटी आया नहीं है और सेम डे एयरलाइंस को पेमेंट का वादा था, उसने रिटर्न टिकट कैंसिल कर दिया। ये निकल गया। निकलने के बावजूद भी हम लोग इसको कांटेक्ट कर रहे हैं, 3 दिन में कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। बोला भाई बात क्या है, 80 हाजी का सवाल है, आप मक्के का पैसा नहीं दिए हो।
आप होटलों का पैसा नहीं दिए हो, मतबक का पैसा नहीं दिए हो, सिर्फ 20 लाख के रकम में 80 हाजी को लेके गए। नहीं मैं दे दूंगा, नहीं मैं दे दूंगा, अभी बेचता हूँ, NFT करता हूँ, वहां से पैसा आ रहा है। तो हम लोगों ने, मैंने खुद में 80 हाजियों का देख के होटलों का पैसा, ट्रांसपोर्ट का पैसा, खाना पीना अच्छे से अच्छे, मतलब उन तमाम लोगों को यहाँ से सऊदी अरब ले जाके छोड़ दिया गया, रिटर्निंग का कोई इंतजाम नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई टिकट नहीं है। मैंने उसको समझाया कि भाई ये तस्वीरें भी हमारे पास हैं, किस तरह से वो लोग जब वहां से वीडियो मैसेजेस भेज रहे थे, वीडियो कर रहे थे कि हम लोग यहाँ फंस गए, ये तस्वीरें हमारे पास हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। और सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसी शिकायतें बार बार आ रही हैं और तनवीर हमारे साथ जो है मुतासरा, ये देखिए वो तस्वीरें हैं जब ये उम्रे पे गए थे, ये हुजाज और मतलब उम्रे की नियत से वहां तो पहुंचा दिए गए ये, लेकिन उसके बाद ये जब वहां से उनको पता चला कि उधर से रिटर्निंग करने के पास टिकट रेडी नहीं किया गया है और बहुत तरह की दिक्कतें इनको पेश आई थी, जो बेंगलोर वाली जो हम बात कर रहे हैं। तो चांद पाशा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मुमकिन कैसे हो जाता है? अभी मैं इससे जुड़ा एक लगभग मामला है जो मजहब से उसको जोड़कर IMA का मामला सामने आ गया। तो ये लोग कैसे, क्या मजहब के नाम पे ये जज्बात पे लाकर उन्हें गुमराह करते हैं? ये कामयाब कैसे हो जाते हैं अपने इस नापाक इरादे में? क्या है, इन लोग क्या करते हैं, बेंगलुरु के अंदर चंद मौलवी साहब को पकड़ते हैं। जैसा मौलवी साहब को क्या है, जब जुमा में जो बयान होता तो ये आदमी सही है, ये आदमी सही है बोल के जैसा बयान करते हैं। हाँ। ये लोग क्या कम में जब जा रहे हैं उम्रा में के लिए ये लोग जब फंस जाते हैं, नहीं तो वरना इनको नहीं पड़ता। जब हमारे हाफिज साहब जब जुमा की नमाज में बोलते हैं फलाना ये टूर्स एंड ट्रैवल अच्छा है, फलाना ये जो IMA अच्छा है, इसी वजह से हमारे कौम को, तो आपको मालूम है हमारे कौम में उतना पढ़े लिखे नहीं है, जो एक मौलवी साहब बोलता है उसमें अमल कर सकते हैं। तो इसी अमल के वजह से ये लोग गुमराह हो रहे हैं। अब मैं इनसे अपील करता हूं, जो भी मौलवी साहब जो मस्जिद में जो बयान देते हैं, सोच समझ के सही तरीके से करना, क्योंकि हमारी कौम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे कौम में उतना जायज़ नहीं है। मतलब हमारे जो मुसलमान जो बयान में जो बोलते हैं अमल करके कामयाब होके वहां पे धोखा खाते हैं। जब हाल ही में जब ये जो एक वीडियो वायरल हुआ मदीने के अंदर, ऐसा हमें छोड़ दिया बोल के, हम लोग जाकर अफरोज भाई को बोले, अफरोज भाई तुम्हारे टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स का नाम खराब हो रहा है। तो वही बोले ये की एक भी नहीं सोचे, 30.5 लाख रुपए का इमीडिएटली खुद के पैसे से लेकर इन्होंने वहां पे हाजियों को बुलाया। तो क्या है इसका मतलब, सोच समझ के करना। और हमारे ये पूरा जो इसका जो प्रॉब्लम जो हो रहा है हमारे मौलवी साहब से हो रहा, अल्लाह उनको हिदायत दे के सही तरीके से रास्ता दिखाए। जी, अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे। अनीस, आप से बात हो रही थी तो आपने कहा कि हैदराबाद में ऐसे मामले हुए हैं लेकिन बहुत कम है निस्बतन मुंबई या कर्नाटक या बेंगलुरु के मुकाबले, तो उसकी वजह क्या है अनीसुर रहमान? जी, अभी मैं जो हमारे मेहमान हैं उनकी बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जो है मुसलमानों में तालीम की कमी है, उन्हें उतनी जानकारी नहीं है कि वो इन तमाम जो है उमूर को, मामलात को समझ सकें, इसलिए धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हैदराबाद में जो है जो आजमीन है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज की सादत हासिल करना चाहते हैं। वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, जानकार भी होते हैं, लेकिन जब ये हज के अदायगी के मामले में जब टूर ऑपरेटर से बातचीत होती है तो वो उमूर का ख्याल नहीं रखते जिसका उन्हें किया जाना चाहिए। मसलन ये नहीं देखते कि ये जो टूर ऑपरेटर है वो जो है बाज़ाब्ता जो रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि ये जो मामला होता है वो कहीं दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो गया था। इस साल की अगर मैं बात करूं तो लोग टूर ऑपरेटर से रुजू हो रहे थे, जो रकम थी उसमें से 10% या 5% जो भी वो डिस्काउंट की सूरत में देते हैं वो मामला होता था और पैसों की अदायगी होती थी। मैं खुद मेरे एक रिश्तेदार की बात करता हूं, मैंने उनसे कहा कि जिस टूर ऑपरेटर को आप जो है जिससे रुजू हो रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस साल की जो लिस्ट है वो अभी नहीं आई। मैंने पूछा कि क्या ये गुज़िश्ता साल की लिस्ट जो है वो कम से कम उसमें आपने इसको देखा? तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मुझे फला साहब ने जो है रिकमेंड किया था तो और मैंने ये पैसे पे कर दिए। तो विशाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है इसमें जो है लोगों को जानकारी भी है, लेकिन जो एक जो है कि कहीं डर होता है कि कहीं सीट्स खत्म ना हो जाएं, तो क्यों ना हम पहले ही जो है पैसे पे कर दें। तो जैसा आपने कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 4-5 साल से ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया, लेकिन ये जिस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी वक्त ऐसा कोई जो है वाकया बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। विशाल
मोहिउद्दीन, दो तीन तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो ये भी आ रही है कि ला इल्मी, दूसरी बात ये आ रही है कि ऐसे मामलों में हमारे जो आज़मीन हैं उम्रा पे जाते हैं या हज पे, वो बहुत जल्दी एक दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक साहब है जिन्होंने टोपी पहन रखी है, दाढ़ी रखते हैं, उन्होंने पिछली बार हज किया था, वो बता रहे हैं तो शायद गलत नहीं बोल रहे होंगे। आपने सुना अभी हमारे अफरोज साहब कह रहे हैं, चांद पाशा कह रहे हैं कि बाकायदा मस्जिदों में ऐलान तक हुआ कुछ लोगों को के नाम को लेकर कि इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, आदमी अच्छा है। मोहिउद्दीन, कैसे इसको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं विशाल, बहुत अहम मामला यहाँ पे सामने आया है, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स की जो पब्लिसिटी होती है वो मौत पब्लिसिटी होती है। मतलब एक आजिम जो है, वो एक आजिम हज जो है जब हज करके आता है तो लोगों को बताता है कि मैं ये टूर ऑपरेटर से गया था तो इसने हमको ये सहूलत दिया, वो सहूलत दिया, ये खाना दिया, वो खाना दिया, इतनी अच्छी बस थी, हम उम्रा से आए तो हम उम्रा के लिए ये टूर ऑपरेटर से गए थे और इसने हमें इतनी फैसिलिटी दी। और उसी बुनियाद पर जो है लोग भरोसा करते हैं और भरोसा करने के बाद जो है वो उसी टूर ऑपरेटर्स के जरिए जो है वो जाते हैं और नतीजे में होता यह है कि आगे चल के धोखा खाते हैं। सवाल यह है कि हमारे यहाँ पे जो रुझान बढ़ा है 2002 के बाद से जो है वो उम्रा एक फैशन बन गया है। उम्रा के लिए लोग जो है वो घूमने फिरने, एक किस्म की सैर तफरीह के लिए जाने लगे हैं। इतना ज्यादा गिराव जो हिंदुस्तानी लोगों का बड़ा है जो उम्रा के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारी जो छोटी छोटी फर्म बनती है, जो टिकट बुकिंग के नाम पे जो है फर्म बनाते हैं और उसके बाद जो है वो उम्रा एजेंट बन जाते हैं, हज एजेंट बन जाते हैं। हमारे आज़िम को ये पता नहीं होता है कि क्या वो ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ट्रैवल एसोसिएशन के मेंबर है या नहीं, या कोई ऐसी तंजीम के मेंबर है या नहीं जो आपकी इस बात की जिम्मेदारी ले सके कि ये जो एजेंट है वो फ्रॉड नहीं है, ये जो एजेंट है वो ईमानदार है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर आप कहीं पे जो है वो किसी टूर के जरिए, ऑपरेटर के जरिए अगर आप हज पे जाने चाहते हैं तो पहले आप ये देखिए कि उसके पीछे जो है वो कौन सी बड़ी तंजीम है, कौन से बड़े अदारे हैं, क्या उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिल्कुल, ये अपने तौर पर छानबीन करना बेहद जरूरी है। और जहां तक बात आपने कही कि ये फैशन बन गया हो सकता है, लेकिन ये हर एक आजिम के नियत पे मुनहसर है कि उसके दिल में क्या है, उसकी नियत क्या है। बहरहाल मैं चांद पाशा के पास जा रहा हूं। चांद पाशा, एक सवाल आपसे मेरा आखिरी होगा कि कैसे रोका जाए, आपसे भी सवाल है, कैसे रोका जाए? लोग भरोसा कर ले रहे हैं एक दूसरे की बातों पर, तो रुकेगा कैसे ये मामला? जब अभी इन्होंने एक तंजीम का एक नाम लिया कि ऑल इंडिया हज एंड उम्रा ट्रैवल्स एसोसिएशन, जो अभी मोहिउद्दीन बता रहे थे, इस तरह की बातें आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए कि आप यहां से चेक करें? जहेज चेक करने के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ते। जब इसका नीयत में ही जब ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है नीयत में कि जब कोई इनको एजेंट्स के लिए एक जो उनके पास एक एजेंट रहता है, उनको फ्री में उम्रा करा दूंगा, वो यही बोलता है कि 1 लाख में 4 आदमी को लेके जा रहे, ये बहुत अच्छा है, एक ही गुण गाएगा ये, क्योंकि इसको पहले से पता है कि इसको पैसा देके छोड़ देता है। हर गली हर मोहल्ले में जाएगा एक एजेंट, वो बोलेगा 1 लाख में 4 को भेजेंगे, 1 लाख में 5 भेजेंगे, क्योंकि वहाँ के टिकट ही नहीं रहता, वहाँ टिकट का मसला ही 25 लाख का रहता। तो इसमें बोलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग एनजीओ के तहत हर मोहल्ले हर गली में जहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास जाते हैं तो जो भी हमारे को मिलता है तो हम यही देते हैं कि भाई तुम सोच समझ के जो 15 में जा रहा, 20 में, 25 में जा रहा, ये गलत है, मत जाओ। अगर कहीं हम सर्वे भी कर रहे हैं हमारे एनजीओ के तहत, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का एनजीओ के मेंबर्स है, हम जहाँ जहाँ जाएंगे व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, जहाँ भी जितना हो सकता हमारे एनजीओ के तहत हमें आगाह कर रहे हैं कि मुसलमानों को जो ज्यादा पैसा जो है वो सही लेके जाएगा, कम में नहीं जाएगा, इतना हम उनको आगाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उम्मीद करनी चाहिए कि शायद इस प्रोग्राम को देखकर जिन लोगों ने भी देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे कि इनके पीछे नियत क्या होती है और कहां से हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अभी मोहिउद्दीन ने जो बताया कि ऑल इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ये एक तंजीम है, इससे जुड़ी और जो भी जानकारी हम आइंदा आपको प्रोग्राम में देते रहेंगे कि आप कहां से अपने इस सफर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि ये सफर हमारा अगर किसी टूर ऑपरेटर के जरिए से हो रहा है तो ये सही है या एजेंट सही है या गलत। बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। पैसे आपकी गाड़ी कमाई के होते हैं। आदाब।